हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज मेरे चैनल पर चल रहा है। बिहार का इतिहास पार्ट, इसमें बिहार की इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग 11 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। डेली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट सीरीज समझ लीजिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ लीजिए, दोनों मैं इसमें करता हूं दोस्तों। और इसमें हम लोग थ्रू पॉइंट क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको पूरा एकदम बुक के, देखिए एक बुक का निचोड़ मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से देता हूं। कुछ भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं छूटेगा। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार के इतिहास में गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था कि बिहार में गुप्त वंश का क्या रोल रहा, क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तथ्य रहे, उसके बारे में हम लोग जानते थे। आज गुप्त काल के बाद की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि गुप्त काल के बाद, है ना, गया और भोजपुर जिले से, हमारा जो बिहार का गया और भोजपुर जिला है, उसमें कुछ अभिलेख जो 6वीं शताब्दी से प्राप्त हुए हैं, उसमें कुछ बिहार के कुछ परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। पहले देखते हैं परवर्ती गुप्त शासकों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, परवर्ती जो गुप्त शासक थे, जिनकी जानकारी गया और भोजपुर जिलों से प्राप्त कुछ अभिलेखों में मिलती है, उनको, जो परवर्ती गुप्त शासक थे, उनको उत्तर गुप्त और मगध गुप्त कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? परवर्ती गुप्त शासकों को उत्तर गुप्त और मगध गुप्त। याद रहेंगे आप लोग, गुप्त वंश के बाद जो शासन हुआ, परवर्ती गुप्त जो है, वो उत्तर गुप्त और मगध गुप्त के नाम से जाने गए। ठीक है, उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर गुप्त और मगध गुप्त का संस्थापक जो था, कृष्ण गुप्त को माना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर काल के परवर्ती जो गुप्त हुए, उसको उत्तर गुप्त या मगध गुप्त कहा गया। तो परवर्ती गुप्त शासक के संस्थापक जो कौन थे? कृष्ण गुप्त थे। ठीक है, ठीक है ना, याद रखिए कौन थे परवर्ती गुप्त शासक, कौन थे? कृष्ण गुप्त। इन्होंने स्थापना की उत्तर गुप्त या मध्य गुप्त वंश की। परवर्ती गुप्त शासकों में किसने गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में की थी? देखिए, परवर्ती गुप्त शासकों में कृष्णगुप्त के बाद जो बंगाल में जो शशांक था, उसने गौड़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बंगाल में इसने शासन किया और बिहार के लगभग ज्यादातर भागों पर इसने कब्जा कर लिया। ये एक क्रूर शासक था दोस्तों। ठीक है, क्या कैसा शासक था? शशांक एक क्रूर शासक था। इसने बुद्ध के धार्मिक स्थलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, इसने बुद्ध के धार्मिक स्थलों को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसने महाबोधि वृक्ष को भी बहुत क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रूर और धर्मांध शासक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष सहित बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया था? तो ये कौन था? शशांक था। शशांक गौड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में इसने गौड़ राज्य की स्थापना की थी और बिहार के विस्तृत भूभाग पर इसने अधिकार किया था। इसने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को भी नष्ट किया करने का प्रयास किया था। शशांक के नाम की सिक्के तथा मुहरे कहां से प्राप्त हुए? बंगाल का शासक जो शशांक था, गौड़ राज्य का, इसकी जो सिक्के हैं दोस्तों, गया, नालंदा और रोहतास तीनों जगहों से प्राप्त हुई है। कहां से? गया, नालंदा और रोहतास से सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिए इसको। परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, जो वैष्णव धर्म की जिसने स्थापना की थी? देखिए, परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आदित्य सेन था। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ क्या था, जो है ना, एक तरह से तिब्बतियों का जो प्रभाव है ना, पूरे बिहार पे फैल गया था। कुछ अराजकता की स्थिति रही। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन शासन करेगा, ये इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो उस समय जो आदित्य सेन था, उसने तिब्बतियों के प्रभाव को खत्म किया था। परवर्ती गुप्त का वो शासक जो सबसे शक्तिशाली राजा था, वो वैष्णव धर्म को मानता था, वो कौन था? आदित्य सेन ही था। ठीक है, याद रखिए इसको। परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में क्या सत्य है? देखिए, देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और शशांक ने ग्रहवर्मन का वध कर दिया। एकदम सही है दोस्तों। ये ग्रहवर्मन के प्रतिशोध लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त का वध कर दिया। ठीक है, ये भी सही है। परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी का लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी का लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया। तो ये तीनों का तीनों सही है दोस्तों। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है 8वीं शताब्दी में तीन महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई। गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार,
दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार के पाल शासक। ठीक है, 8वीं शताब्दी में के मध्य की ये बात है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं हो पाया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्रों में अराजकता का माहौल था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ दोस्तों? 8वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश का उदय हुआ, और जिसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, तो आप समझ के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो 3 राज्य थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस संपूर्ण क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस अराजकता को पाल वंश के शासकों ने क्या किया दोस्तों? खत्म किया। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी में माना जाता है। इनकी राजधानी दोस्तों मुंगेर थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। गोपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध विहारों का विशेष संरक्षण किया था गोपाल ने। ठीक है, इसने 20 वर्षों के शासनकाल में उदंतपुरी बिहार शरीफ में, उदंतपुरी जो बिहार शरीफ को कहा जाता था, एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, बौद्ध धर्म की अनुयायी गोपाल की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने बताया दोस्तों मुंगेर थी। ठीक है, पाल वंश के किस शासक ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में उदंतपुरी बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? तो कौन था? गोपाल था। ठीक है दोस्तों, उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था उसका सर्व प्रमुख जो विद्यार्थी था अतीश दीपंकर श्रीज्ञान था। ठीक है, कौन था? अदित दीपंकर श्रीज्ञान उदंतपुरी विश्वविद्यालय का बहुत प्रमुख विद्यार्थी था। बाद में जाकर वो विक्रमपुर विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य भी बना। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य अतीश दीपंकर श्रीज्ञान, जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के सर्वप्रमुख विद्यार्थी थे, वो बाद में जाके प्रधान आचार्य बने। अतीश दीपंकर श्रीज्ञान। तो उदंतपुरी महाविद्यालय में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था। ठीक है, गोपाल के शासनकाल का समय था 750 से 770 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। पाल वंश का पहला शासक कौन था जो कन्नौज में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था? तो देखिए, कन्नौज में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष कहने का मैं आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के शासन में यशोवर्मन कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता लाया, लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है मतलब अस्थिरता आ गई। लोग आपस में लड़ने लगे राज करने के लिए। तो उन सभी को खत्म करने का जो काम किया वो किसने किया दोस्तों? पाल वंश ने। ठीक है, तो उस समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल हुआ था वो धर्मपाल था दोस्तों। धर्मपाल जो है गोपाल का पुत्र था। ठीक है, इसने 40 वर्षों तक शासन किया। गोपाल की मृत्यु के बाद 770 से 810 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। किस पाल वंश के शासक ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए थे? तो ये धर्मपाल ही था दोस्तों। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इसको परम सौगात भी कहा गया है। इसकी राज्यसभा में बौद्ध लेकर हरिभद्र था। ठीक है, इसको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से भी संबोधित किया गया है। धर्मपाल के बारे में क्या सकते हैं? गोपाल का पुत्र धर्मपाल शासक बना। ठीक है, इसका शासनकाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक था, यह भी सही है। धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र भी था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो ये चारों का चारों सही है। पाल वंश शासक देवपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? देखिए, पाल वंश शासक देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनवाया था। इसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक था। ठीक है, किस पाल वंश के शासक के बारे में विदेशी यात्री सुलेमान ने लिखा है कि उसने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए अपनी सीमा पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर, कामरूप जिसको असम कहा जाता है, उत्तर में नेपाल तथा पूर्वी सागर तट उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया था? तो वो देवपाल ही था दोस्तों, जिसने अपनी सीमा का विस्तार असम से लेके नेपाल तक और सागर तट उड़ीसा तक अपना सत्ता का विस्तार किया था। देवपाल ने किस जावा शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो दोस्तों वो कौन थे? बाल देव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार में 5 गांव दान में दिए थे। किस पाल वंशीय शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? देखिए दोस्तों, देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया। ठीक है, इसके पश्चात 988 ईस्वी में महिपाल प्रथम शासक बना। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इसको। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था दोस्तों? आदित्य सेन ने। मैंने बताया परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे महान शासक था आदित्य सेन। ठीक है,
1023 ईस्वी में किस चोल शासक ने महिपाल को पराजित कर सत्ता से हटा दिया था? तो देखिए 1023 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल ने महिपाल को हराया और महिपाल की मृत्यु के साथ ही बिहार से पाल वंश का पतन होना शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए पाल शासकों के समय ही शांत रक्षित और अनीसा दीपंकर नामक दो बौद्ध विद्वान तिब्बत की यात्रा किए थे और बाद में धर्म स्वामिक नामक एक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का अंतिम शासक तारानाथ के अनुसार रामपाल था। ठीक है, किस शासक काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये देवपाल थे, जिसके शैलेंद्र वंश के शासनकाल में इन्होंने एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पाल वंश का वीडियो रहा। बिहार इतिहास, बिहार स्पेशल का वीडियो मेरे चैनल पर देखते रहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, आपकी एग्जामों को फायदा होगा। बिहार का कोई भी एग्जाम देंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप फायदे में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।